भारत का संविधान ऐसे समय में बनाया गया जब देश बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा था। संविधान बनाने का काम दिसंबर 1946 से शुरू हुआ और नवंबर 1949 तक चला। जब अंग्रेज जाने वाले थे तब सवाल उठा कि अब भारत कैसे चलेगा, नियम कानून कौन बनाएगा और देश को किस तरीके से चलाया जाएगा। इसी काम के लिए कुछ चुने हुए समझदार लोगों को इकट्ठा किया गया। यही लोग मिलकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने, यानी इन्हीं सब लोगों को कहा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दौरान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 11 बड़ी बैठकें हुई और कुल मिलाकर 165 बार बैठकर हर बात पर चर्चा की गई। आखिरकार यह संविधान 26 जनवरी 989 को पूरे देश में लागू किया गया। इससे पहले के साल भारत के लिए उम्मीद और डर दोनों से भरे हुए थे। 1942 में क्विट इंडिया आंदोलन ने लोगों के दिलों में आजादी की उम्मीद जगा दी थी, लेकिन उसी समय अगस्त 1946 में हुए ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। चारों तरफ हिंसा, नफरत और डर का माहौल था। कोलकाता किलिंग्स मतलब कोलकाता में हुआ वह खौफनाक दंगा जिसमें बहुत लोगों की जान गई और जिसने पूरे भारत को हिला दिया। तो इस ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। फिर जब देश का बंटवारा हुआ तो हालात और भी खराब हो गए। करोड़ों लोगों को अपना घर, गांव और शहर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। यह पलायन बहुत हिंसक था और लाखों लोग मारे गए। इस दर्द और डर का असर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों के दिमाग पर भी था, क्योंकि वे खुद यह सब अपनी आंखों से देख रहे थे। इसी बीच रियासतों की समस्या भी बहुत बड़ी थी। उस टाइम इंडिया का लगभग 1/3 हिस्सा नवाबों और महाराजाओं के अंडर में था, जिन्हें रियासत कहा गया। अंग्रेजों के जाने के बाद यह साफ नहीं था कि ये रियासतें भारत में मिलेंगी या अलग रहेंगी। अगर ये रियासतें भारत से अलग हो जाती तो देश की एकता टूट सकती थी। इसलिए संविधान बनाते वक्त राष्ट्रीय एकता को बचाना सबसे बड़ी चिंता थी। अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर आखिर आए कहां से आए, किसने इन्हें चुना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर आम लोगों के वोट से नहीं चुने गए थे। उस समय हर आदमी को वोट देने का हक नहीं था, इसलिए यह तरीका अपनाया गया कि 1945 से 1946 में जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर चुनी गई थी, वही अपने अपने इलाकों से लोगों को चुनकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजे। मतलब जनता ने सीधे नहीं चुना, बल्कि चुने हुए नेताओं ने आगे के नेता चुने। इस असेंबली में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी के पास थी, लगभग 82%। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि मुस्लिम लीग ने इस सभा का बहिष्कार कर दिया था, यानी उसने इसमें हिस्सा ही नहीं लिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के लोग सब एक जैसे सोचते थे। कांग्रेस के अंदर भी अलग अलग तरह के लोग थे। कुछ समाजवाद की बात करते थे, कुछ बड़े जमींदारों की सोच रखते थे और कुछ धर्म से दूर रहकर देश चलाने के पक्ष में थे। इसी वजह से कांग्रेस के अंदर भी खूब बहस होती थी और कई बार लोगों की सोच एक दूसरे से टकरा जाती थी। इन सब के बीच कुछ नेताओं की आवाज सबसे ज्यादा असरदार थी। जवाहरलाल नेहरू ने असेंबली में एक जरूरी बात को रखा, जिसे कहा गया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा, जिसमें बताया गया कि भारत कैसा देश बनना चाहिए। वल्लभ भाई पटेल का काम था अलग अलग राय रखने वाले लोगों को एक साथ लाना और कई जरूरी रिपोर्ट तैयार करवाना। राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, यानी पूरी बैठक को संभालने की जिम्मेदारी उन्हीं के हाथ में थी। कानून से जुड़े काम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे अहम व्यक्ति थे। वे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, यानी संविधान का असली लिखित मसौदा तैयार करवाने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। मतलब डॉक्टर अंबेडकर का काम था संविधान को पहले कागज पर लिखना, फिर उस पर सुझाव लेना, फिर सुधार करना और आखिर में पक्का करना। इस काम में उनकी मदद एम मुंशी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जैसे बड़े वकीलों ने की। इसके अलावा कुछ अनुभवी सरकारी अफसर भी थे जिनकी भूमिका बहुत जरूरी थी। B.N. राव संविधान के सलाहकार थे, यानी वे बताते थे दुनिया के दूसरे देशों के संविधान से क्या सीखा जा सकता है। S.N. मुखर्जी मुख्य ड्राफ्ट्समैन थे, जिनका काम संविधान की भाषा को साफ, सही और कानूनी तौर पर मजबूत बनाना था। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा। इसमें साफ कहा गया कि भारत एक इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक बनेगा। इसका मतलब था कि भारत अपना फैसला खुद करेगा, किसी दूसरे देश के अधीन नहीं रहेगा। साथ ही यह भी वादा किया गया कि देश में सभी लोगों को न्याय मिलेगा, सब बराबर माने जाएंगे और हर इंसान को आजादी दी जाएगी। नेहरू ने यह भी समझाया कि भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जिसने आजादी के बाद नया रास्ता चुना हो। उन्होंने अमेरिका, फ्रांस और रूस की क्रांतियों का जिक्र किया और बताया कि उन देशों ने भी अपने अपने तरीके से नई व्यवस्था बनाई थी। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि भारत किसी वेस्टर्न कंट्री की नकल नहीं करेगा। भारत अपने इतिहास, अपनी सिचुएशन और अपने लोगों को ध्यान में रखकर अपना अलग रास्ता बनाएगा। खैर, क्रांति की जरूरत तो अभी भी है। बाकी जो समझदार है वह अपने आप समझ गए होंगे और कमेंट में लिख देना सेव अरावली। छोड़ो इन सब बातों को, वरना चैप्टर लंबा हो जाएगा। उस समय कुछ लोगों को यह चिंता भी थी कि देश अभी पूरी तरह आजाद नहीं हुआ है। उस समय तक अंग्रेज सरकार पूरी तरह गई नहीं थी, उनकी फौज अभी भी यहाँ मौजूद थी। आखिरी फैसला करने की ताकत अभी भी अंग्रेजों के हाथ में थी। कम्युनिस्ट नेता सोमनाथ लाहिरी ने कहा कि यह सब कुछ अभी भी अंग्रेजी बंदूकों की छाया में हो रहा है। लेकिन नेहरू का कहना था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की असली ताकत अंग्रेजों से नहीं, बल्कि भारत के आम लोगों की भावनाओं और उम्मीदों से आती है। उन्होंने माना कि यह सभा जनता की इच्छा और भरोसे से बनी है और वही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिर्फ बड़े नेता ही नहीं बैठे थे, बल्कि छोटे नेता भी मौजूद थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सोचा कि भारत में अलग अलग तरह के लोग भी हैं, जो कमजोर हैं, जो अब तक अपने हक से दूर रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने इन लोगों के अधिकारों की भी चर्चा की। सबसे पहली बात ही सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी अलग अलग समुदाय के लिए अलग वोटिंग सिस्टम की।
की। कुछ लोगों जैसे बी पोकर बहादुर ने कहा कि मुसलमानों की आवाज सुनने के लिए अलग वोटिंग सिस्टम होना चाहिए। उनका कहना था कि अगर मुसलमान को अलग वोटिंग मिलेगी तो उनकी आवाज को सुना जाएगा। लेकिन सरदार पटेल और गोविंद बल्लभ पंत जैसे नेताओं ने इसे खतरनाक कहा। उन्होंने कहा कि यह झड़ जैसा होगा जिससे अलग अलग समुदाय और भी अलग हो जाएंगे और यही बाद में बंटवारे की वजह बना। वह बात अलग है कि आज तो नेता सिर्फ बांटना ही चाहते हैं और लोग बटे हैं। फिर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की बात आई। एन.जी. रंगा ने कहा कि असली छोटे और कमजोर लोग जो गरीब और पिछड़े हैं उनके लिए मदद और सहारा जरूरी है। उन्हें एक सीढ़ी चाहिए ताकि वे अपने हक का उपयोग कर सकें। आदिवासियों के लिए जयपाल सिंह ने कहा कि उन्हें हमेशा से उनके जंगल और जमीनों से बाहर रखा गया है, इसलिए असेंबली ने उनके लिए आरक्षित सीटें और कुछ खास अधिकार देने की मांग सुनी ताकि 6000 साल की अन्याय और शोषण खत्म हो सके। यानी अब आगे से ऐसा अन्याय नहीं होगा। यानी भविष्य में आदिवासी और कमजोर लोग अपने हक का इस्तेमाल कर सकेंगे। अनटचेबिलिटी या अछूत जातियों के लिए जय नागपा और के जे खंडेकर ने कहा कि ये लोग संख्या में कम हो सकते हैं लेकिन समाज में इनकी हालत बहुत खराब रही है, इसलिए असेंबली ने अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया। मंदिर सबके लिए खोल दिए और सरकार में इनके लिए सीटें और नौकरियों में आरक्षण रखा। महिलाओं के अधिकारों की बात पर हंसा मेहता ने कहा कि उन्हें सिर्फ खास जगहों या कुछ विशेष सुविधाएं नहीं चाहिए बल्कि सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इक्वालिटी चाहिए ताकि पुरुष और महिला बराबर हो। भारत में संविधान ने तय किया कि ताकत कैसे बंटी होगी, यानी कौन कौन सी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, कौन कौन सी राज्य सरकार देखेगी और कौन कौन सी चीजों पर दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। इसके लिए 3 सूची बनाई गई जिनमें उनकी पावर को लिखा गया, यानी कौन सी सरकार कौन सा काम करेगी। पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट। यह उन चीजों की लिस्ट है जिन पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट निर्णय लेगी, जैसे रक्षा, विदेश नीति, पैसे और टेलीफोन जैसी चीजें। दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट। यह उन चीजों की लिस्ट है जिन पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट फैसला लेगी, जैसे स्कूल, अस्पताल, पानी, सड़क। तीसरी लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। उन चीजों की लिस्ट है जिन पर सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर फैसला ले सकते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम कानून। नेहरू, अंबेडकर और कुछ अन्य नेताओं का कहना था कि देश में शांति, विकास और अहम फैसलों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूत होना चाहिए। इसलिए संविधान में आर्टिकल 356 बनाया गया जो यह ताकत देता है कि अगर किसी राज्य में बहुत गड़बड़ी हो जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ टाइम के लिए राज्य की सरकार संभाल सके। लेकिन कुछ नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ताकतवर हो गई तो राज्यों की आजादी खतरे में आ सकती है। उदाहरण के लिए के संथनम ने कहा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्स और पैसे पर कंट्रोल रखेगी तो राज्य परेशान होंगे और विरोध करेंगे। यहाँ विरोध को रिवोल्ट कहा गया है, मतलब अपने हक के लिए विद्रोह या सख्त प्रोसेस। जब संविधान बन रहा था तब सबसे बड़ा सवाल यह भी था कि देश की भाषा क्या होगी। महात्मा गांधी का मानना था कि हिंदुस्तानी सबसे सही भाषा हो सकती है। हिंदुस्तानी मतलब ऐसी भाषा जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों की मिलावट हो ताकि हर धर्म और हर इलाके के लोग उसे आसानी से समझ सकें और किसी को भी अलग महसूस न हो। लेकिन कुछ लोग इससे सहमत नहीं थे। R.V. धुलेकर ने जोर देकर कहा कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी ही देश की भाषा होनी चाहिए। उनका मानना था कि आजाद भारत की पहचान हिंदी से बननी चाहिए। दूसरी तरफ साउथ इंडिया से आए कुछ नेता जैसे जी दुर्गाबाई डर रहे थे। उन्हें लगता था कि अगर हिंदी को देश पर थोप दिया गया तो उनकी स्थानीय भाषाएं और कल्चर धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। वे नहीं चाहते थे कि एक ही भाषा पूरे देश पर हावी हो जाए। आखिरकार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बीच का रास्ता निकाला। यह तय किया गया कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा नहीं बल्कि सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाएगा। साथ ही यह भी फैसला हुआ कि इंग्लिश भाषा सरकारी कामों में 15 साल तक चलती रहेगी ताकि सभी राज्यों को धीरे धीरे बदलाव की आदत हो जाए। जब भारत का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जा रहा था तब संविधान सभा ने कुछ ऐसे फैसले लिए जो उस समय दुनिया में बहुत बड़े और अनोखे माने गए। सबसे पहले है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। पहले इसका मतलब समझ लो। इसका सीधा सा अर्थ है कि भारत में हर जवान व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिया गया, चाहे वह अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो। उस समय कई वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं था। वहाँ पहले सिर्फ अमीर या पढ़े लिखे लोगों को ही वोट देने का हक मिलता था और धीरे धीरे बाकी लोगों को दिया गया। लेकिन भारत ने शुरुआत से ही सबको बराबर मान लिया, इसलिए इसे विश्वास का अनोखा कदम कहा गया क्योंकि सरकार ने आम जनता पर पूरा भरोसा किया। अब दूसरी बात है सेक्युलरिज्म। इसका मतलब यह है कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। सरकार हर धर्म को बराबर मानती है और हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, अपनाने और उसका पालन करने की पूरी छूट है। तो सरकार उसमें दखल दे सकती है और उसे खत्म कर सकती है। इसी को जुडिशियस डिसेंट कहा गया, यानी सरकार न तो किसी धर्म का पक्ष लेती है और न ही आंख बंद करके सब कुछ सहन करती है। संविधान बनाना आसान काम नहीं था। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय थी, जैसे बहुत सारे अलग रंग के धागे। उन सभी धागों को जोड़कर एक मजबूत कपड़ा बुना गया जो पूरे देश को ढक सके। यानी हर बहस जरूरी थी ताकि जो संविधान बने वह पूरे भारत के लिए मजबूत और टिकाऊ हो।